हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 3। तो आज बच्चों हमें पढ़ना है कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। ठीक, तो माय नेम इज आस्तिक साहू एंड दिस इज योर चैनल फिजिक्स के मास्टर। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। तो जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए कूलम्ब्स लॉ, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था। कूलम्ब्स लॉ की अब हमें वेक्टर फॉर्म पढ़नी है। अब जैसा कि आपने 11th क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, दैट मीन जिसमें रिजल्ट हो, डायरेक्शन ना हो, और वेक्टर क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन ठीक हो और मैग्नीट्यूड भी हो, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। ठीक है ना। तो इसका मतलब हमें वेक्टर फॉर्म पढ़नी है, उसमें डायरेक्शन दिखाना है। अगर आपको कूलम्ब्स लॉ याद होगा तो कूलम्ब्स लॉ हमारा क्या था, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज कूलम्ब्स लॉ। इसी को हमें वेक्टर फॉर्म में करना है। तो बच्चों इसको अगर हमें वेक्टर फॉर्म में करना है तो हम बहुत एक ही लाइन में इसको दिखा सकते हैं, बट कभी कभी हमारे एग्जाम में ठीक कंडीशंस करके दे देता है। कैसी कंडीशन अभी देखते हैं। और अगर केवल एग्जाम में वेक्टर फॉर्म आएगी तो वेक्टर फॉर्म में लास्ट में एकदम एक पॉइंट में लिख दूंगा वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखनी है। ठीक है ना। तो कंडीशंस कैसे हमें दिखानी है, चलो उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी वेक्टर फॉर्म अगर लिखनी है तो हम क्या करेंगे, दो पॉइंट चार्जेस ले लेंगे। सपोज दैट दिस इज Q1 एंड द सेकेंड चार्ज इज Q2। These charges are separated by a distance small r। ये जो चार्जेस हैं वो स्मॉल r डिस्टेंस पे एक दूसरे से सेपरेट हैं। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए दो कंडीशन हो सकती है। कैसी कंडीशन, जब दोनों चार्जेस जो हैं वो सेम नेचर के हो, एंड सेकंड इज जब दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के हो। तो इसका मतलब देखिए दो केसेस बन गए ना। तो कैसा केसेस, केस फर्स्ट क्या होगा, केस फर्स्ट when both the charges are of similar nature। ठीक, क्या समझे, when both the charges are of similar nature। ठीक, अब सिमिलर नेचर जिसमें हम कंडीशन क्या दिखा सकते हैं, Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट है बच्चों वो 0 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। दैट मीन्स अगर बोथ चार्जेस जो हैं वो सिमिलर नेचर के हैं तो Q1 Q2 का प्रोडक्ट जो होगा वो 0 से ग्रेटर होगा। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं केस नंबर सेकंड की। तो केस सेकंड हमारा क्या है, केस सेकंड की अगर हम बात करें, केस सेकंड, तो बच्चों केस सेकंड क्या हो जाएगा कि when both the charges are of opposite nature, that means Q1 Q2 is लेस देन 0। ठीक है ना, क्या चीज, Q1 Q2 इज लेस देन 0। बात आई समझ में क्या बच्चों, कि दो केसेस यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं। फर्स्ट केस इज व्हेन टू चार्जेस आर ऑफ सिमिलर नेचर एंड व्हेन बोथ द चार्जेस ठीक आर ऑफ अपोजिट नेचर। ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले हम इस केस की बात कर लेते हैं, एक एक करके दोनों केसेस की हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम इस केस की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा इस केस में। इस केस को पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी बात करने वाले हैं, फिर क्लास 11th में जाएंगे।
ठीक। अब भाई बच्चे सोच रहे होंगे सर क्लास 11th भूल जाइए, ठीक, लेकिन फिर भी क्या किया जाए भाई, पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। कैसा, क्या चीज पढ़नी है? आपको याद होगा ग्रेविटेशन चैप्टर आपने पढ़ा था, बहुत प्यारा सा चैप्टर था। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी उसमें? कि हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है उसकी एक फील्ड है, लेकिन आप कैसे पता करोगे उसकी कोई फील्ड है? भाई कोई दूसरी बॉडी जब उस अर्थ के पास में या अर्थ की फील्ड में रेंज में आती है तो बहुत तेजी से अर्थ के सेंटर की ओर गिरती है, तो हम क्या कहते हैं कि हाँ अर्थ की एक फील्ड है और उसी को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते थे। उसी टाइप से चार्ज में आ जाइए, तो भाई चार्ज है, चार्ज की भी तो कुछ ना कुछ फील्ड होगी आसपास। इस पर हमें नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। बट आपको यहां पर भी मेरा समझाने का मोटिव इसलिए है क्योंकि जो हम फोर्स की बात करने वाले हैं समझो उसी चीज में है। तो भाई एक चार्ज जब हमने रखा तो उस चार्ज की आसपास फील्ड होगी। हमें कैसे पता चलेगा इसकी कोई फील्ड है? हम कोई दूसरा चार्ज उठाकर लाएंगे और जैसे इसकी रेंज वाली फील्ड में रखेंगे तो ये जो दूसरा चार्ज है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन की फीलिंग करेगा। देन वी कैन से दैट कि फील्ड इज एग्जिस्ट। तब हम ये कह सकते हैं कि फील्ड यहां पर क्या कर रही होगी? एग्जिस्ट कर रही होगी। बता रही है ना समझ में? क्या समझ में आया कि भाई कोई भी चार्ज मैंने रखा तो उस चार्ज की हमें फील्ड को पता करना है, तो मैं कैसे पता करूंगा? भाई मैं कोई दूसरा चार्ज लेकर आया और उसके आसपास रखा तो उसकी रेंज में जब रखोगे तो वो एक फोर्स की फीलिंग करेगा। अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, वो रिपल्शन भी हो सकता है, वो तो नेचर पर डिपेंड है चार्ज के, ठीक। तो इस टाइप से इसका मतलब ये हुआ कि इस पर एक ठीक फोर्स फीलिंग करेगा ये, है ना। तो वही चीज यहां पर हमें देखने को आनी है। कैसी चीज? कि भाई ये जो Q2 चार्ज है, इस Q2 चार्ज को जब मैंने रखा तो इसकी आसपास की कोई फील्ड होगी और उस फील्ड को हमें अगर पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे? हमने Q1 चार्ज को इसकी फील्ड में रखा तो Q1 चार्ज पर एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा और इस फोर्स को बच्चों हम नाम देंगे F12। F12 का मतलब भाई कौन फीलिंग कर रहा है? Q1 पर लगने वाला फोर्स, दैट मींस Q1 फोर्स की फीलिंग कर रहा है। किसके कारण? ड्यू टू Q2। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा F12 क्या है? फोर्स ड्यू टू Q1। नहीं सॉरी फोर्स किसका है? फोर्स भाई ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, तो फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। सही है। इसका मतलब ये हुआ कि Q1 पर एक फोर्स की फीलिंग हो रही है जो कि Q2 लगा रहा है। सिमिलरली आपने Q1 चार्ज रखा तो Q1 चार्ज की एक फील्ड है और उस फील्ड में हम दूसरा चार्ज Q2 लेकर आए तो Q2 पर भी एक फोर्स की फीलिंग होगी, ठीक। दैट मींस Q2 एक फोर्स की फीलिंग करेगा जिसको हम F21 कहेंगे। दैट मींस सेकंड वाला चार्ज फोर्स की फीलिंग कर रहा है ड्यू टू फर्स्ट, तो इसका मतलब आप यहां पे क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। सही है ना। अब बात आती है कैसा फोर्स, अट्रैक्शन या रिपल्शन। तो वी नो दैट ये चार्ज पर डिपेंड करेगा। नहीं भाई ये चार्ज पर डिपेंड करेगा। यहां पर चार्ज कैसे हैं? सेम नेचर के हैं। तो वी नो दैट कि इफ बोथ द चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर देन यहां पर कौन सा फोर्स होगा? रिपल्शन फोर्स। इसका मतलब F12 भी रिपल्सिव नेचर का होगा और F21 भी रिपल्सिव नेचर का होगा। तो इसका मतलब ये जो Q1 फोर्स की फीलिंग कर रहा है ये एक रिपल्सिव नेचर का है। तो रिपल्सिव नेचर का मतलब क्या है? फोर्स कहां काम कर रहा है? इस साइड। इसका मतलब ये हमारा हो गया बच्चों F12, वेक्टर F12। सही है। सिमिलरली Q2 जिस फोर्स की फीलिंग कर रहा है F21 की, ये भी क्या है? रिपल्सिव नेचर का। तो रिपल्सिव नेचर का हम इधर कैसे दिखाएंगे? ऐसे दिखाएंगे F21। सही है ना। अब बच्चों यहां पर एक बात और, क्या सर
आपने 11th में वेक्टर अगर पढ़ा होगा तो वेक्टर में एक टर्म आता था यूनिट वेक्टर। क्या आता था? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, व्हाट इज यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर बच्चों डायरेक्शन बताती है विद मैग्नीट्यूड, और इसका सिंबल आपको अगर याद होगा तो कैप से हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मींस यूनिट वेक्टर, और इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, दैट मींस मैग्नीट्यूड। ठीक है ना? तो इसका मतलब हम यहां पर भाई पर्टिकुलर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं ना, तो हम जिस फोर्स की बात करेंगे उसके लिए हमें यूनिट वेक्टर भी लेना पड़ेगा। हम ये आर नहीं ले सकते केवल, ये तो मैग्नीट्यूड है। हमें यहां पर किसकी बात करनी है? हमें यहां पर डायरेक्शन की भी बात करनी है, तो इसलिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे। अब देखिए जरा भाई, सबसे पहले अगर हम इस Q1 की बात करें, Q1 की डायरेक्शन किससे? Q2 से, दैट मींस Q1 की डिस्टेंस Q2 से अगर मैं बात करूं तो Q1 की Q2 से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? कैप R12 हो जाएगी, और डिस्टेंस इस साइड होगी, होगी कि नहीं? ठीक, इसका मतलब कैप R12 क्या है? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2। मतलब ये क्या है? यूनिट वेक्टर है, कहां से? Q1 से Q2 की ओर डिस्टेंस। ठीक, आप Q2 के लिए बात कर लो, Q2 की डिस्टेंस Q1 से कितनी होगी? भाई इधर आप आ रहे हो, इसका मतलब आपकी हो जाएगी R21, किसकी है? Q2 की। ठीक, किधर की ओर? Q1 की ओर। इसका मतलब ये ऐसे हो जाएगा इस साइड, सही है ना? इसका मतलब इसके लिए आप क्या लिखेंगे? कैप R21 क्या होगा? यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टू Q1, Q2 से Q1 की ओर होगी, सही है ना? चलिए, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग सीधे सीधे फोर्स की बात करने वाले हैं, दैट मींस इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना? चलो, तो आपको पता है भाई, सबसे पहले हम वेक्टर F12 निकालने वाले हैं। आपको फॉर्मूला पता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बट दिस इज नॉट अ वेक्टर फॉर्म, है ना? भाई ये तो केवल मैग्नीट्यूड के टर्म में है। हमें इसको वेक्टर में दिखाना है तो क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है? भाई ये डायरेक्शन, ये लेना पड़ेगा। अब बात आती है कि क्या हम कैप R12 लें या हम कैप R21 लें। ठीक, तो बात आती है कि हम यहां पर क्या लेते हैं, क्या लें? तो इधर देखिए जरा, F12 दैट मींस Q1 पर जो फोर्स F12 लग रहा है वो रिपल्सिव नेचर का है, इस साइड है, इस साइड है। तो इस फोर्स की डायरेक्शन में ही तो हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे ना। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन में डिस्टेंस कौन सी है? कैप R21। देखो भाई, Q1 पर फोर्स कौन सा है? वेक्टर F12, और इसकी जो डायरेक्शन है वो Q2 से किधर होगी? ये देखो, Q2 ही तो लगा रहे हैं फोर्स। इसका मतलब हम यहां पे बच्चों क्या लिखने वाले हैं? कैप R21। बात आ रही है समझ में? तो कंफ्यूज मत होइएगा कि F12 के लिए यहां पे हम 12 लेंगे, नहीं 21, क्योंकि फोर्स ये Q2 लगा रहे हैं, इसकी डायरेक्शन ये है। बात आ रही है समझ में? डायरेक्शन में ही हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो दिस इज वेक्टर फॉर्म इसके लिए। अब दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? F21 के लिए निकाल लीजिए जल्दी से। तो F21 इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कैप R12। दिस इज सेकेंड वेक्टर फॉर्म इसके लिए होगी। बात आ रही है ना समझ में? अब यहां पर इसको हम थोड़ा सा और दिखाने वाले हैं। क्या? देखिए जरा बच्चों, हमें यहां पर दिख रहा है कि कैप R12 और कैप R21 जो है वो इक्वल तो है बट अपोजिट डायरेक्शन में है। देखिए भाई, इक्वल होंगे क्योंकि ये देखिए डिस्टेंस फिक्स है। ठीक, इक्वल है बट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब यहां पे हम क्या लिखेंगे कि कैप R12 जो है वो कैप
F21 के इक्वल है बट अपोजिट है। सही है। तो इसका मतलब अब अगर हम इस वाले पोर्शन को लेकर चले, इस वाले पोर्शन को, ठीक, तो हम क्या लिखेंगे? ठीक, तो हम क्या लिखेंगे? देखिए यहां पे भाई, यहां पे वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, एंड कैप R12 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? माइनस का कैप R21। इसका मतलब F वेक्टर F21 इज इक्वल टू माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कैप R2। अब आप ध्यान से देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कैप R21 किसकी वैल्यू है? वेक्टर F12 की। देखिए इसकी वैल्यू है कैपिटल F12। तो इसका मतलब वेक्टर F21 इज इक्वल टू नेगेटिव वेक्टर F12। इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं बट डायरेक्शन अपोजिट। मतलब जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा उतना ही फोर्स Q1 भी Q2 पर लगाएगा बट अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे आपको याद होगा बचपन में आपने पढ़ा था एक्शन रिएक्शन, ठीक, इक्वल एंड अपोजिट, सेम हो गया। सही है ना? चलिए, तो ये चीज बच्चों जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इसका सेकंड केस पढ़ने वाले हैं। कौन सा? कि व्हेन बोथ द चार्जेस आर ऑफ अपोजिट नेचर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, नोट्स बना लीजिए, और उसके बाद हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। सही है? ले लिया? डन। चलिए, तो अब हम ये पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हमें अगर यहां पे वो कह रहा है कि अपोजिट नेचर, इसका मतलब कि हम 2 चार्जेस लेंगे, Q1 इज पॉजिटिव एंड Q2 इज नेगेटिव नेचर। भाई देखिए, Q1 हमने क्या लिया? पॉजिटिव लिया, और Q2 हमने क्या लिया? नेगेटिव लिया। सही है? अच्छा, फिर वही चीज है, अब तो आप इधर समझ चुके हैं, तो आपको इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे? भाई Q1 पर Q2 फोर्स अप्लाई करेगा, Q2 पर Q1 फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि ये इसकी फील्ड में होंगे और ये इसकी फील्ड में होंगे, तो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। अब ये फोर्स कैसा लगाएंगे? तो अपोजिट नेचर है, दैट मींस अट्रैक्शन। इसका मतलब Q1 पर जो लगने वाला फोर्स है वो कौन सा है? F12। तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब इस बार जो फोर्स इस पर अप्लाई होगा उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द Q1 होगी। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका F1 F12, ठीक, की डायरेक्शन इस साइड। मतलब इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इस साइड हो जाएगी। सही है? सिमिलरली, ठीक, Q2 पर फोर्स कौन लगाएगा? Q1। भाई Q2 जो था वो Q1 की फील्ड में एक फोर्स की फीलिंग करेगा, F21, और उस F21 की वैल्यू इस बार किधर होगी? इस साइड होगी। F21 इस साइड होगी। सही है? अब इसकी डायरेक्शन की बात कर लीजिए। डायरेक्शन मतलब इसकी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। जैसे भाई Q1 की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी? कैप R12, और इसकी क्या होगी? कैप R21। सही है? चलिए, अब यहीं पर इसको हटा दे रहा हूं। अब यहीं पर हमें क्या बात करनी है? फोर्सेस की। ये वाले फोर्सेस। तो सबसे पहले F12 की बात करेंगे। F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। अब बच्चों ये बताओ कि यहां पर हम कौन सा यूनिट वेक्टर ले सकते हैं? क्या हम कैप R21 ले या कैप R12 ले? ज्यादातर बच्चे कहेंगे सर यही होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? अब आप फोर्स की डायरेक्शन देखिए। भाई जो Q1 पर Q2 फोर्स लगा रहा है उसकी डायरेक्शन जो है वो Q2 की हो रही है। दैट मीन्स मैं जो तुम पर फोर्स लगा रहा हूं, अब मेरी डायरेक्शन रिपल नहीं, उधर नहीं जा रही है, दूर नहीं जा रही है, मैं तुमको अपनी ओर खींच रहा हूं। तो अगर मैं तुमको अपनी ओर खींच रहा हूं तो जो डिस्टेंस है वो इस बार मैं तुमसे अपनी लूंगा। मेरी बात समझिए।
अगर मैं रिपेल करता तो मेरे से दूर जाती, तुम्हारी तरफ जाती डिस्टेंस, बट अब मैं तुमको अपनी ओर खींच रहा हूं, जो फोर्स मेरा है वो अट्रैक्टिव नेचर का है, तो इसका मतलब अब जो डिस्टेंस होगी वो तुमसे मेरी देखी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो डिस्टेंस होगी वो कैप आर 1 2 ही होगी, 2 1 नहीं होगी। बात आ रही है ना समझ में? नो कंफ्यूजन। अगर भाई फोर्स की डायरेक्शन में ही तो आप डिस्टेंस की बात कर लोगे, हाँ, जिधर फोर्स लगा रहे हो उधर तो डिस्टेंस लोगे ना, तो यहां पर तो अट्रैक्टिव नेचर का है, तो डिस्टेंस तो मेरी तरफ आएगी ना, तो मैं तुमको खींच रहा हूं अपनी ओर, तो डिस्टेंस तुम्हारे से मेरी होगी, ठीक? तो ये देखिए सही है ना। अब दूसरी बात कर लो, कौन सा? F21। तो F21 कितना होगा? F21 जो होगा वो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कैप R21। सही है, इस बार 2 1 हो जाएगा, ठीक? सेकंड वाला Q1 को खींचेगा तो डिस्टेंस सेकंड वाले से पहले की लोगे। सही है, बात आ गई समझ में? तो ये तुम्हारा हो गया। अब सेम इसी बेसिस पर जैसे हमने ये किया था उसी बेसिस पर अब हम ये कर लेंगे, क्या कि सिंस कैप आर 1 2 इज इक्वल टू माइनस का कैप आर 2 1, सेम ऐसे करेंगे, लेकिन इस बार हम इसको लेकर चलेंगे, ठीक? किसको? वेक्टर एफ 1 2 को, ठीक है ना? तो लेकर चलिए, तो वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक? और इसके जगह 1 2 की जगह हम क्या रख देंगे? माइनस का कैप R 2 1। अब आपको क्या दिख रहा है? निगेटिव आगे, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कैप R 2 1। सही है। अब देखो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर वेक्टर कैप 2 1 किसकी वैल्यू है? ये देखिए है इसकी वैल्यू, ठीक? तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? F12 माइनस का F21। तो देखिए वही चीज आ गई कि दोनों फोर्सेस जो है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में, बट अपोजिट डायरेक्शन में। बात आई समझ में? तो यही आपका बच्चों है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, दोनों केसेस के लिए। अब आपको याद होगा कि मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि अगर केसेस कहे कि सेम नेचर के अपोजिट है तब तो आप ये करोगे। अगर वो सीधे सीधे ये कहे कि राइट द कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, हमें ये सब करने की जरूरत नहीं, एक नंबर में अगर आ जाए तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। हम सीधे सीधे ठीक जनरल ठीक वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है ना? क्या? तो एक काम करिए, पहले इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। कर लिया ना? डन। चलिए, तो अब हम इन जनरल ठीक कूलॉम्स लॉ, मैं इधर लिख दे रहा हूं, इन जनरल ठीक कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इन जनरल कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। मतलब नॉर्मली हम वेक्टर फॉर्म कूलॉम्स लॉ की कैसे लिखेंगे? तो देखिए सिंपल सा, 1 F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कैप R, बस हो गया। अब भाई हम पर्टिकुलर फोर्स की बात नहीं करने वाले हैं, वेक्टर फॉर्म, तो कैप R इज अ यूनिट वेक्टर विच रिप्रेजेंट डायरेक्शन इन मैग्नीट्यूड, हो गया। और इसको एक फॉर्म में हम और लिख सकते हैं, क्या कि वी नो दैट कैप R इज इक्वल टू वेक्टर R अपॉन R, तो आप इसकी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो वेक्टर F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, भाई इसके रखिए R क्यूब हो जाएगा, R क्यूब एंड वेक्टर। बात आ रही है समझ में? तो ये तुम्हारी हो गई वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। बात आ गई समझ में? कंप्लीट हो गया वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना? चलिए नोट कर लीजिए इसको।